जैसे ही उस गांव के निकट पहुंचा, उसे एक जानी पहचानी सी आवाज ने पीछे से टोका। वह आश्चर्यचकित था। यह जानी हुए आवाज किसकी हो सकती है? अब आगे। योगेश जैसे ही पीछे मुड़ा, सामने खड़ी अधेड़ सी औरत के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहां कैसे? उसका प्रश्न था। कैसे मतलब? योगेश ने धीमी सी आवाज में उसके प्रश्न पर प्रश्न किया। कैसे से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे जानती हो? अधेड़ औरत ने अपनी आंखें मली और धीरे धीरे करके वो उसके और पास आई। उसे और पास आकर के उसने ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानूंगी तो और किसे? उस औरत ने विस्मय से कहा। हालांकि तुम वह नहीं हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सूरत, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी कदकाठी सब उससे मिलती है। किससे मिलती है? योगेश ने पूछा। वह खुद आश्चर्यचकित था, क्योंकि पहली बार उसके कदम इस गांव में पड़े थे और उसे इस तरह से पहचाना जा रहा था। नहीं, कोई नहीं। शायद उस औरत के मुंह से अचानक से वो बात निकल गई थी जो किसी से साझा नहीं करनी थी। योगेश के प्रश्न पूछने पर उसने अपनी बात से किनारा कर लिया। औरत ने आगे पूछा, तुम कौन हो? इस गांव में किस लिए आए हो? योगेश ने अपनी बात रखी। मैं शहर से आया हूं और इस गांव में 2 रात बिताना चाहता हूं। वह तो ठीक है, लेकिन किस लिए? मेरा मतलब है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उस औरत ने पूछा। आप मुझे अभी अभी मिले हैं, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल मुझे यहाँ कहीं आसपास रुकने का ठिकाना बता दीजिए। योगेश ने अपनी बात रखी। यहाँ आसपास क्यों? तुम परेशान मत हो, तुम मेरे ही घर में रुकोगे। आपके घर में? वह कहाँ है? जहाँ तुम खड़े हो, पीछे मकान है। यह मेरा ही है। अब तुम यहीं आराम से 2 दिन रह सकते हो। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम मैं ही करूंगी, और हो सके तो मुझे अपने आने का कारण तुम बता सकते हो। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बिल्कुल बताऊंगा। योगेश सोच रहा था कि शायद वह सही जगह पर ही आया है और वह ना हो इस औरत से उसे अपने प्रश्न का सही सही उत्तर मिल जाएगा। वैसे भी वह औरत कुछ रहस्यमयी सी लग रही थी। उसके चलने का ढंग, उसके बात करने का ढंग, उसकी अदा, सब कुछ कई सवाल खड़े कर रही थी। योगेश मन ही मन सोच रहा था, यहाँ रुकने का उसका निर्णय क्या सही है। लेकिन फिर उसने सोचा, वह कौन सा इस गांव में अपना घर बसाने आया है। उसे तो सिर्फ अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। इसके लिए उसे इस तरह के खतरों से रूबरू तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके प्रश्नों का उत्तर देने कोई होटल में तो आएगा नहीं। इस तरह के आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर आश्चर्यजनक जगहों से ही मिल सकता है, और हो सकता है कि विधि ने उसे जानबूझकर इस जगह पर भेजा हो। अंदर ही अंदर योगेश कुछ डर भी रहा था, लेकिन उस प्रेतात्मा की अंदरूनी बेचैनी को भांपकर उसने यह खतरा उठाना मंजूर कर लिया था। योगेश उस रहस्यमयी औरत के घर में रुक चुका था। शाम हो रही थी। वो औरत योगेश का इस तरह से ख्याल रख रही थी मानो कोई अपना खास आदमी आया हो। खास ही नहीं, दिल से खास। योगेश के मुंह खोलने से पहले ही उसकी आवश्यकता की वस्तु फौरन हाजिर हो रही थी। वीआईपी अरेंजमेंट था उसके लिए। एक बात और खास थी, वो घर गांव के बाहर साइड में था और वो औरत उस घर में बिल्कुल ही अकेली थी। योगेश को भी जाने अनजाने ऐसा एहसास हो जा रहा था मानो उसका यहाँ की जगहों से कोई पुराना ताल्लुक है। वो यहाँ पहले आ चुका है या पहले रह चुका है। यहाँ की हर चीज से उसका कोई पुराना नाता है, लेकिन उसका दिमाग कुछ भी पकड़ पाने में सक्षम नहीं था।
बार बार उसे एहसास हो रहा था कि हाँ, इस जगह को मैं जानता हूं, इस पेड़ को भी, यहाँ की रात को भी, माहौल को भी, चांद तारों को भी। लेकिन वास्तविकता में वो समझ कुछ नहीं पा रहा था। रात गहराने लगी थी। जिस कमरे में वो सोया था वो भी उसे एक जानी पहचानी सी कहानी से रूबरू करा रहा था। रात के 12 बज रहे थे। योगेश की आंखों में नींद नहीं थी, कुछ अंदरूनी बेचैनी और कुछ वहां के बड़े बड़े मच्छरों की भनभनाहट। अचानक से उसकी नजर छत की तरफ पड़ी। ये क्या? उस रात ना तो मौसम ने करवट ली और ना ही किसी तरह की असामान्य गतिविधि दिखी, लेकिन योगेश के दोस्त के ऊपर उस साए का प्राकट्य शायद हो चुका था। वह कुछ जानना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बात कहने के लिए किसी शरीर का सहारा लिया था। अब आगे। अचानक से अपने दोस्त की यह हालत देखकर योगेश और वहां बैठे अन्य साथियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या वाकई वह साया इस दोस्त के अंदर प्रविष्ट हो चुका था? यह वही दोस्त था जो सबसे ज्यादा कमजोर दिल वाला था, जो किसी से भी कभी तेज नहीं बोलता था। यहां तक किसी के तेज बोलने पर इसके शरीर में कपकपी होने लगती थी, और वही दोस्त आज इतने तेज आवाज में यह अजीब सी बात कह रहा था, साथ ही धमकी भी दे रहा था। यदि इस कहानी का एंड नहीं बताया तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उसके पति का हुआ। ऐसी बात असंभव थी। वह दोस्त तो कम से कम ऐसा नहीं बोल सकता था। हो ना हो, कुछ गड़बड़ अवश्य थी। योगेश ने हिम्मत कर अपने दोस्त को दोबारा झंझोड़ा। क्या हो गया बे तुझे? ऐसी बात क्यों बोल रहा है? दोस्त का सर एकदम से पलटकर योगेश की तरफ मुड़ गया, इतना तेजी से जो एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। योगेश अब घबरा गया, फिर भी उसने अपनी बात रखी। तुझे क्या हो गया है? उसकी कड़कती सी आवाज योगेश के कानों में पड़ी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं जैसा था वैसा ही हूं, लेकिन मुझे इस कहानी का एंड अभी चाहिए। मुझे जानना है कि उस औरत ने अपने पति का कत्ल क्यों किया था। तुम हो कौन? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि उसने अपने पति को क्यों मारा? योगेश ने हिम्मत कर पूछ ही लिया। मैं वही पति हूं जिसका कत्ल किया गया था। अब कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सभी दोस्तों का दिल जोरों से धड़कने लगा था। लेकिन यह नहीं हो सकता है। योगेश ने हिम्मत जुटा अपनी बात रखी। क्यों नहीं हो सकता है? साए की कड़कती आवाज गूंज उठी। क्योंकि यह कहानी तो मेरी मनगढ़ंत कहानी है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। योगेश ने सफाई दी। तुम्हारी कहानी मनगढ़ंत हो सकती है, लेकिन मेरी मौत मनगढ़ंत नहीं थी। मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता था, लेकिन उसने यह खेल क्यों खेला? क्यों उसने मुझे धोखे से मौत के घाट सुला दिया? वह भी इतनी भयानक मौत। क्यों? मैं जानना चाहता हूं। मेरी गलती क्या थी? कांपते होठों से दोस्त यानी उस प्रेतात्मा ने अपनी बात रखी। उसकी बातों में एक कसक सी थी। भाई, माना तुम जानना चाहते हो, लेकिन मुझे भी तो पता होना चाहिए, तभी तो बता पाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस कहानी का सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। योगेश ने डरते हुए पुनः अपनी बात रखी। मुझे नहीं पता यह कहानी मनगढ़ंत है या कुछ और, लेकिन मुझे इस कहानी का सही सही उत्तर चाहिए, और जिसे तुम ही ला करके मुझे दोगे। आवाज और भी कड़क हो चुकी थी और आदेशात्मक भी। लाकर दूंगा। कहां से? योगेश हालांकि डर रहा था, लेकिन इस अनमने से आदेश को सुनते ही वो झल्ला उठा। ना तो मैं उस गांव को जानता और ना ही उस औरत को।
तो मैं कहां से लाऊंगा तुम्हारा उत्तर? मैं किससे मिलूंगा और फिर मैं जाऊंगा ही क्यों? मैं तो एक मनगढ़ंत कहानी अपने दोस्तों को सुना रहा था, ना मैंने तुम्हें बुलाया। नहीं, मैं तुम्हारे पास ही गया। तो ये आदेश तो बेमतलब का ही हुआ न? योगेश की हिम्मत कुछ कुछ जाग चुकी थी। बेमतलब कुछ भी नहीं होता है। मैं आज से नहीं, कई सालों से भटक रहा हूं। आज तक किसी के इतने नजदीक नहीं गया, लेकिन तुम्हारे पास बार बार मुझे आने की प्रेरणा मिल रही है। इसका कुछ तो मतलब होगा ही ना। सिर्फ ये जानना है जिसे मैं बेहद प्यार करता था। कहते कहते उस साए की आवाज में एक दर्द छलकने लगा। मुझे मेरी पत्नी ने मुझे क्यों मार दिया, वो भी इतनी बेदर्दी से। योगेश ने खुद को मजबूत किया और उस साए की तरफ मुखातिफ हुआ। तो तुम ही वहां जाकर के पूछ लो ना यह बात। मुझे बीच में क्यों डाल रहे हो? मैं वहां नहीं जा सकता। प्रेतात्मा ने मजबूरी जता दी। क्यों? यहां कमरे में तो तुम बार बार आ जा रहे हो। हम लोग नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी जैसे ही कहानी शुरू होती है, तुम किस न किसी तरीके से यहाँ प्रकट हो जा रहे हो। तो वहाँ प्रकट होने में क्या तकलीफ है? खुद ही वहाँ जाओ, अपनी पत्नी के सामने प्रकट होकर खुद ही पूछ लो कि उसने तुम्हें क्यों मारा था। खामखा हम लोग के पीछे पड़े हो। योगेश ने हिम्मत दिखाई ही थी कि तभी एक घसीटता हुआ थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा चटा। योगेश का जबड़ा एक तरफ को भाग गया। अब ज्यादा बड़बड़ाओ मत। मैंने बोल दिया ना, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर तुमसे चाहिए तो चाहिए, वरना। लगभग चीखते हुए वो दोस्त उर्फ साया बोल पड़ा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे तभी चैन मिलेगा, मुझे तभी शांति मिलेगी जब मुझे इस बात का यथार्थ उत्तर मिल जाएगा, और ये उत्तर तुम ही मुझे ला कर दोगे। लेकिन अपने जबड़े को सीधा करते हुए योगेश ने कहना चाहा। लेकिन छोड़ और काम की बात सुन। मैंने कहा ना कि मैं उस गांव में नहीं जा सकता हूं, क्योंकि मुझे उस गांव में जाने की अनुमति नहीं है। मैं किसी घटना की परिणति से जुड़ा हूं। जब तक वो घटना नहीं घटेगी तब तक मेरा प्रवेश उस गांव में वर्जित ही रहेगा। अब मेरा काम तुमको ही करना है। अब योगेश लाचार था। मरता क्या न करता। वो उस समय को कोस रहा था जब उसने ये मनहूस कहानी शुरू की थी। तो दोस्तों, बाकी की कहानी वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो का अगला भाग आपको मिल सके। धन्यवाद।